नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और स्पेशल वीडियो में। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 की टॉप 30 सीरीज़। लगातार टॉप 30 क्वेश्चन हम ला रहे हैं फसल उत्पादन और पशुपालन से, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फसल उत्पादन के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक खाद और उर्वरक। आज हम खाद और उर्वरक से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है? खाद प्राकृतिक होती है, उर्वरक रासायनिक। खाद रासायनिक होती है, उर्वरक प्राकृतिक। दोनों एक ही हैं या खाद में केवल नाइट्रोजन होता है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि खाद जो है हमारी वो प्राकृतिक होती है और रासायनिक रूप में कौन पाया जाता है? उर्वरक पाया जाता है। अगर हम व्याख्या देखें तो खाद, जिसे मैन्योर कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से पौधों और जानवरों के अवशेषों से यानी गोबर वगैरह से बनती है, जबकि उर्वरक यानी जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो रासायनिक रूप से निर्मित पोषक तत्व हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो आपको पहला प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या होता है। दूसरा प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी खाद जैविक खाद की श्रेणी में आती है? यूरिया, गोबर खाद, सुपर फास्फेट या पोटास? बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जो गोबर की खाद है वो एक प्राकृतिक और जैविक खाद है, जबकि जो अन्य विकल्प दिए गए हैं वे सब रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, हरी खाद के लिए आमतौर पर कौन सा पौधा उपयोग किया जाता है? गेहूं, ढैंचा, मक्का या चावल? तो हरी खाद के लिए जो ढैंचा होता है, जिसे सनहप के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है। तो हरी खाद के लिए आपको याद रखना है, ढैंचा जो है वो एक मुख्य पौधा, मुख्य फसल मानी जाती है। चौथा प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 20%, 46%, 30% या 50%? तो 46% ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जो इसे नाइट्रोजन उर्वरक का प्रमुख स्रोत बनाता है। तो आपको याद रखना है, यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजन का जो है उर्वरक माना जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, कंपोस्ट खाद किस प्रकार की खाद है? रासायनिक, भारी जैविक, हल्की जैविक या यौगिक? तो कंपोस्ट खाद जो है वो भारी जैविक खाद है। कंपोस्ट खाद में जैविक पदार्थों के अपघटन से बनी हुई होती है और भारी जैविक खाद की ये श्रेणी में आती है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उर्वरक फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास या अमोनियम नाइट्रेट? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसमें 16 से 20% तक क्या होता है? फास्फोरस होता है। इसलिए फास्फोरस उर्वरक का प्रमुख स्रोत क्या है? सिंगल सुपर फॉस्फेट है। आखिरी में जिनमें फॉस्फेट लगा हो यानी वो फास्फोरस से संबंधित हैं। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। सातवां प्रश्न, पोटाश उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? पौधे की जड़ें मजबूत करना, फूल और फल विकास में सहायता, पत्तियों की वृद्धि या बीज उत्पादन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फूल और फल विकास में सहायता करना पोटाश उर्वरक का मुख्य कार्य होता है। पोटाश क्या करता है बच्चों? पौधों में फूल और फल की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। आठवां प्रश्न, जायद मक्का के लिए संस्तुत उर्वरक यानी NPK, इसे क्या कहा जाता है? संस्तुत उर्वरक कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है आपका 120, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है वो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से जायद यानी मक्का की फसल के लिए एक अनुशंसित मात्रा है, संस्तुत उर्वरक के रूप में कार्य करता है। नौवां प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? रासायनिक उर्वरक, केंचुओं द्वारा बनाई गई जैविक खाद, हरी खाद या यौगिक उर्वरक? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद को ही वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद कहा जाता है और वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों के अपघटन से बनने वाली खाद है।
10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या कॉपर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो मोलिब्डेनम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है और इसमें एंजाइम नाइट्रोजन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार आपका जो मोलिब्डेनम है वो सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, खलियां किस प्रकार की खाद में आती हैं? जो अलग अलग फसलों की खलियां बचती हैं, जैसे दलहनी फसलें हैं, दालों वाली फसलें हैं, उनकी जो खलियां होती हैं वो हल्की जैविक खाद, भारी जैविक खाद, यौगिक उर्वरक या नाइट्रोजन उर्वरक किसके अंतर्गत आएंगी? ऑप्शन बी भारी जैविक खाद के अंतर्गत आती हैं। जैसे सरसों की खलियां हो गई, नीम की खल आदि, ये सब क्या हैं? भारी जैविक खाद की श्रेणी में रखे जाते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? इसकी व्याख्या ही आप समझ लीजिए। अगर ये ऑप्शन के रूप में आए तो ये एक प्रकार की जैविक खाद है जो आमतौर पर खेतों में पाए जाने वाले पशुओं की खाद, बिस्तर और अन्य कार्बनिक रसायनों से विघटित करके बनाई जाती है। पशुओं का बचा हुआ खाद यानी क्या? गोबर के द्वारा। FYM में क्या होता है? पौधों के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी एक मूल्यवान स्रोत माना जाता है। ये पौधों के विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो FYM आपको विशेष रूप से याद रखना है। 13वां प्रश्न दोस्तों, नाइट्रोजन उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है? पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, पौधों में अत्यधिक पत्ती की वृद्धि होती है, फल उत्पादन बढ़ता है या मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पौधों में अत्यधिक पत्ती की वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन का सीधा कनेक्शन कहाँ से है? पत्तियों से है। नाइट्रोजन में अत्यधिक उपयोग से पत्तियों की वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे फूल और फल जो है कम हो सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा? उसमें नाइट्रोजन के बढ़ने से फूल और फल कम हो सकते हैं और ये सीधा किस पे प्रभाव डालेगा? पत्तियों पे। 14वां प्रश्न, हरी खाद का मुख्य लाभ क्या है भाई? मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना, मिट्टी की जलधारण क्षमता कम करना, फल की उपज कम करना या मिट्टी में कीटों की संख्या बढ़ाना? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना हरी खाद का मुख्य लाभ होता है और हरी खाद मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ दोनों की वृद्धि करती है। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उर्वरक NPK का उदाहरण है? NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उदाहरण है। यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास या अमोनियम फास्फेट? आप सभी जानते होंगे बच्चों, जो DAP है वो क्या है? हमारा NPK का उदाहरण है। डाई अमोनियम फास्फेट जिसे कहा जाता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों पाए जाते हैं। आपके 15 प्रश्न हो गए हैं साथियों। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें। ये टॉप 30 सीरीज़ आपकी MPPAT की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए है। 16वां प्रश्न, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर का उदाहरण कौन सा है? राइजोबियम, यूरिया, सुपर फास्फेट या पोटास? तो जो राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, ये जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर कहलाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। 17वां प्रश्न, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितना पोटेशियम होता है? 20%, 40%, 60% या 80%? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 60% जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्या होता है? पोटेशियम पाया जाता है। 18वां प्रश्न, किस उर्वरक का उपयोग मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? यूरिया, चूना, सुपर फास्फेट या अमोनियम सल्फेट? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो चूना होता है बच्चों, चूना में कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी की अम्लता को कम करने का कार्य करता है। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सल्फर? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो पोटेशियम होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है और पोटेशियम जो है वो प्रमुख पोषक तत्व माना जाता है पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। कंपोस्ट खाद बनाने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 महीने, 3 से 4 महीने या 6 से 8 महीने? तो 3 से 4 महीने में आपकी कंपोस्ट खाद बन के तैयार हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्रदान करता है? यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास? एक प्रश्न ऐसा ही आ चुका है, DAP है। DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% जो है आपका फास्फोरस होता है। तो आपको याद रखना है कि कितनी कितनी मात्रा DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की पाई जाती है।
22वां प्रश्न दोस्तों, जैव उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, कीटों को मारना, फसल की उपज कम करना, मिट्टी को अम्लीय बनाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना ही जैव उर्वरक का मुख्य कार्य माना जाता है। जैव उर्वरक मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त नहीं है? सनहप, मूंग, गेहूं या बरसीम। तो जो गेहूं है वो हरी खाद के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा सनहप, जिसे ढैंचा कहा जाता है, मूंग हो गया, बरसीम हो गया, ये सारी फसलों से तो हरी खाद बन सकती है, लेकिन गेहूं द्वारा किसी भी प्रकार से हरी खाद नहीं बनाई जा सकती है। 24वां प्रश्न, प्रिल्ड यूरिया क्या है? तरल उर्वरक है, दानेदार यूरिया है, हरी खाद है या जैव उर्वरक है? तो प्रिल्ड यूरिया जो दानेदार यूरिया होता है उसे ही कहा जाता है। आपने यूरिया के अनेक प्रकार देखे होंगे, तो उसमें से जो दानेदार यूरिया होता है उसे प्रिल्ड यूरिया भी कहा जाता है। 25वां प्रश्न, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है? यूरिया, जिप्सम, डीएपी या पोटास? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो जिप्सम होता है वो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने का कार्य करता है, और जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, ये सल्फर की कमी को दूर करता है। 26वां प्रश्न, किस उर्वरक को मिट्टी में डालने से पहले पानी में घोलकर उपयोग किया जाता है? यूरिया को, डीएपी को, अमोनियम सल्फेट को या तरल उर्वरक को? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो तरल उर्वरक होते हैं उनको पानी में घोलकर छिड़काव या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उपयोग किया जाता है। 27वां प्रश्न, हरी खाद फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु सहायक है? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर या स्ट्रोडियोमोनास? तो जो राइजोबियम होता है वो हरी खाद की फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु माना जाता है। राइजोबियम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उर्वरक पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? यूरिया, जैव उर्वरक, सुपर फास्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटास? तो जो आपको तीन विकल्प दिख रहे हैं ये तो रासायनिक उर्वरक हैं, लेकिन जो जैव उर्वरक होते हैं वो प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित उपाय हैं। 29वां प्रश्न, किस पोषक तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम? तो नाइट्रोजन ही वो तत्व है जिसकी कमी से क्या होगा, पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी, क्योंकि ये तत्व जो है इसकी अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, पत्तियां हरी होती हैं। अगर ये कम मिलेगा तो क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस, जो पत्तियों का पीला पड़ना है, इस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो मध्य प्रदेश का दलहनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके अलावा सोयाबीन राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये थे आज आपके खाद और उर्वरक से संबंधित टॉप 13 क्वेश्चंस। इसी प्रकार लगातार महत्वपूर्ण टॉपिक आपके MPPAT के सिलेबस से उन पर प्रतिदिन वीडियो आ रही हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।